आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक, टीम ट्रैवल के ओनर, आपकी वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। एक बार फिर अपने वादे के मुताबिक आपके साथ मौजूद हूँ। और क्योंकि मुझे आज ट्यूसडे के हवाले से रोमानिया के बारे में अपडेट करना था, और मैंने ये सोचा चूँकि मुझे एक तो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं, और सेकेंडली मुझे रोमानिया के, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रोमानिया के लिए बहुत कॉल्स आई हैं इन्फॉर्मेशन के हवाले से, वीज़ा असिस्टेंस के हवाले से, रिगार्डिंग डिमांड के हवाले से, प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से, पेमेंट शेड्यूल के हवाले से, पेमेंट गारंटी के हवाले से, और काम होगा कि नहीं होगा। तो जनाब मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं एक एक बंदे को एक एक करके जवाब दूँगी तो मेरे ख़्याल में मैं बेहोश हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने आप सबकी आसानी के लिए, आप सबकी कहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन के हवाले से चाइना की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। एक्चुअली वो मेरी एडिटिंग डिपार्टमेंट को गई हुई है, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो मैंने, बल्कि चाइना की वीडियो जो है वो मैंने रोमानिया की वीडियो से पहले बनाई है। बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा एडिटर जो है वो एडिटिंग में इतना टाइम लगा लेगा, वरना आम तौर पे मैं वीडियो बनाते ही अपनी ही नाक़िस अक़ल की मदद से वो वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एडिटिंग और फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको करेक्ट और करंट इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए। मेरे काम का मेन मकसद ये होता है। तो लिहाजा इस वक्त मैं रोमानिया की जो वीडियो बना रही हूँ तो ये मैं फ़ौरन ही अपलोड कर दूँगी, बजाय इसके कि मैं इसको एडिटर को भेजूँ, और फिर ज़ाहिर सी बात है एडिटर के पास सिर्फ एक मेरा काम तो नहीं होता, बहुत सारे काम लगे हुए होते। तो खैर ये तो थी बेकार की बातें जो मैंने आपसे कर ली। अब आ जाते हैं रोमानिया की साइड पर। देखिए जी, रोमानिया का जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो मेरी अपनी डिमांड के बारे में से बात हो रही है। सवाल बात है कि मेरी कौन सी डिमांड है। मेरी जनरल वर्कर की डिमांड है। मैंने आज से पहले भी जनरल वर्कर पे ही काम किया, और मैं इससे ऊपर किसी कैटेगरी की ना काम करती हूँ और ना कोई बात करती हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने अपनी डिमांड का ये बताना है कि जी जनाब, बिल्कुल मेरी डिमांड पे काम हो रहा है, मेरी डिमांड पे सीटें भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम जो है 3 से 3.5 महीना ही लगेगा। 3 से 3.5 महीना लगने का मतलब ये है कि अभी जब रोमानिया स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होते ही पहले 20-25 दिन के लिए फिर स्टॉप भी हो गया था पाकिस्तान में। देन पाकिस्तान को 3.5 महीने क्यों लगते हैं? जब काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो है वो ईयू अपने आसपास के मौजूद मुल्कों को, जो उसके अपने नेबर्स हैं, सबसे पहले वो उसको काउंट करती है और उनको मौका देती है। देन उसके बाद उन लोगों का नंबर आता है जिनके पासपोर्ट की वर्थ ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर उन लोगों की बारी आती है, उन नेशनल्स की बारी आती है जो मेहनती बहुत होते हैं। एंड देन लास्ट कैटेगरी में हमारा पाकिस्तान फॉल होता है, जिस वजह से टाइम लग जाती है। अब सवाल यह है कि मैं तो एक ट्रैवल एजेंसी के ओनर हूँ, तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि मैं जो हूँ जनाब किस तरह कर लेती हूँ वर्क परमिट। तो जनाब सीधी सी बात यह है कि मेरा घर है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मेरा जो मेन घर है वो है ही फ्रांस में, मेरा जो कारोबार है वो है ही फ्रांस में। मतलब मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलता है, फ्रेंच नेशनल लोग वहाँ पे आते हैं, तो मैं वहाँ पे मेरे अपने लोग जो मौजूद हैं, मैं उनके ज़रिए से ऐसी कंपनी तलाश करके उठाती हूँ जो वहाँ बल्दिया में रजिस्टर्ड हो, जिसने ह्यूमन राइट के कोई उसूल के ख़िलाफ़ काम ना किया हो, उसने किसी एम्प्लॉय का हक़ ना मारा हो,
और उसके अलावा उसके ऊपर जालसाजी का कोई मुकदमा ना हो, प्लस उसको इजाज़त हो, क्या वो उस मुल्क को सालाना उतनी जीडीपी कमा के दे रही है कि उसके एवज़ उसको इंटरनेशनल परमिट इशू करने की इजाज़त है। तो ये मैं पाकिस्तान से बैठकर नहीं कर सकती, चूँकि मेरा अपना घर, मेरे हस्बैंड का कारोबार और मेरे लोग वहाँ मौजूद हैं जिनसे मैं ये वर्क परमिट्स निकलवाती हूँ। और इन सब कामों को एक आम बंदा नहीं कर सकता, जिसके लिए हमने एक लॉयर रखा हुआ है। वो हमारा वो लॉयर जो है वो वर्क परमिट्स और वो कंपनीज निकालता है। अब आ जाइए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप हमें बताइए कि आप तो ओवरसीज़ लाइसेंस होल्डर है ही नहीं, आपका तो सिंपल टूरिज़्म का लाइसेंस है, तो आप यहाँ कैसे प्रोसेस करती हैं? तो भाई, जिस तरह यूएई के भी हम वर्क परमिट्स करते हैं, हम तो अलल ऐलान कतर दोहा के भी वर्क परमिट्स भेजते हैं, हम तो सऊदीया के भी वर्क परमिट भेजते हैं, लेकिन हमारा तो कोई ओवरसीज़ लाइसेंस नहीं है। तो जिस तरह हम ओवरसीज़ में सब एजेंट होते हैं, जिस तरह हम सऊदीया में सब एजेंट बन के काम करते हैं, लाइक बिल्कुल उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट चूँकि यूरोप में और शेंजन में ऑलमोस्ट आपकी सोच से ज़्यादा धोखा होता है। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आपको शो कर दी जाती हैं जो सिर्फ कागज़ में कंपनी होती हैं, लेकिन उनका वजूद नहीं होता, उनकी बिल्डिंग का नक्शा भी पास नहीं हुआ होता है। कुछ कंपनी वहाँ की डोमेस्टिक और लोकल कंपनी होती है और वहाँ पे काम करने का फॉरेनर्स को इजाज़त ही नहीं होती है, लेकिन वो भी वर्क परमिट पाकिस्तान में बिक रहे होते हैं। तो बहरहाल देखें, मैं किसी का क़िबला दुरुस्त करने नहीं बैठी हूँ और ना मेरे पास इतनी अथॉरिटी है और ना मैं इस किस्म की इंसान हूँ कि मैं ये कहूँ कि सारी दुनिया गलत है और सिर्फ एक जो है तसव्वुर मलिक वो सही है। नहीं जी, इंसान वही अच्छा है जो ये बात तस्लीम करे कि दुनिया में उससे भी अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जो बहुत प्रॉपर तरीके से और लीगल असिस्टेंट पे काम कर रहे हैं। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की ओवरसीज़ से इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली होती है मेरे अपने बंदे जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं और मेरा वो वकील जो वहाँ की पिन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट उठाए। और मैं पहले भी वर्क परमिट पे काम नहीं करती थी। 17, 18, 19 हम लोगों के पास से टूरिज़्म और विज़िट वीज़े पे लोग जाते थे, लेकिन चूँकि जब 2020 में कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद हुआ तो ऑब्वियसली सी बात है, मैं एक कारोबार चलाने वाली औरत हूँ। मैं हर चीज़ आपको सदक़ा जारिया में और हर चीज़ आपको बग़ैर पैसों के तो नहीं फ़राहम कर सकती। तो इस सिचुएशन को देखते हुए जब हमने अपने ऑफिसेज़ जाना बंद किया और हम कम्प्लीटली वर्क एट होम और होम बेस्ड काम करने लगे, तो उस सिचुएशन में हमने फिर ये किया कि उन वर्क परमिट को आपसे इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया और आपको बताना शुरू किया। अब हमारे इस सिलसिले में तौसीअ आई आप लोगों की मदद और ताउन से।